नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार जो एमपी सेट का पेपर होने वाला है 15 दिसंबर। और मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश नेट, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन आएंगे और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का वाइवा होने वाला, इंटरव्यू होने वाला है। तो उस दृष्टिकोण से हम प्रमुख साहित्यकारों को देखेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार कौन हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनकी कृतियों के बारे में, है ना। तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी है ना, प्रमुख है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म होशंगाबाद के बावई नामक ग्राम में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बावई नामक गांव में 1889 है ना, 1889, और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1968 खंडवा में हुई। ठीक है, तो इनका जन्म जो है होशंगाबाद में हुआ और मृत्यु खंडवा में। ओके, 30 जनवरी को। और किस बड़े नेता या राष्ट्रपिता किसकी मृत्यु होती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 30 जनवरी को और किसका निधन हुआ था। ठीक है, क्रांतिकारी साहित्यकार और पत्रकार थे। क्रांतिकारी थे, साहित्यकार थे और पत्रकार थे। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। ओके, यह एक भारतीय आत्मा के नाम से लिखा करते थे। एक भारतीय आत्मा के नाम से लिखा करते थे। ये क्वेश्चन आप लोग बार बार ये देख लीजिए कि किस नाम से माखनलाल चतुर्वेदी किस नाम से लिखा करते थे। एक भारतीय आत्मा, है ना, एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी, है ना। पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं विधि प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू बागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनबारी इस पद पर तुम देना फिर फेंक जिस पर चाहे वीर। अनेक ऐसे पंक्तियां हैं जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं। ठीक है, ये पुष्प की अभिलाषा किस नाम से लिखी गई? एक भारतीय आत्मा के नाम से पुष्प की अभिलाषा लिखी गई। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में ये सिलेबस में लगा हुआ था। ठीक है, कोकिला नामक कविता इन्होंने लिखी, है ना। कोकिला बोलो तो, कोकिला नामक कविता इन्होंने लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, माता, समर्पण, वेणुले गूंजे धरा, है ना। तो इनकी जो हिम किरीटिनी है, इसका सन है 1943। हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो ऐसे याद रखिए कि हिम किरीटिनी, है ना। किरीटिनी एक में ना है, एक में ड़ा है ना। तो पहले वाले को आप ऐसे याद करिए, किरीटिनी तरंगिणी, इसमें रंग है, इसमें किरीट है ना। तो 43 और 49। माता 1951, समर्पण 1956 और वेणुले गूंजे धरा 1960। तो 43, 49, 1943, 1949, 1951 और 1956, 1916। ठीक है, तो ये वेणुले गूंजे धरा उनकी 1960 में आई। फिर आगे चलते हैं। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर जेल में बंद, मतलब ये असहयोग, ये जेल भी गए थे कि नहीं, क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जेल गए? बिल्कुल गए। कब गए थे? असहयोग आंदोलन के दौरान वो बिलासपुर जेल में बंद थे। कहाँ थे? बिलासपुर कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। रायपुर उस टाइम पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था। इसका बंटवारा 2000 में हुआ, है ना। तो ये बिलासपुर के जेल में असहयोग आंदोलन के समय जेल गए थे। जेल में रहने के दौरान उन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी। जेल में रहने के दौरान उन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी थी, है ना। तो पुष्प की अभिलाषा में के लिए 2 क्वेश्चन मिले आपको कि एक तो कि ये भारत की आत्मा नाम से पुष्प की अभिलाषा लिखी इस नाम से। दूसरा ये कि ये बिलासपुर के जेल में थे, बंद थे, उसी जेल में रह के इन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के कारण ये बिलासपुर जेल में बंद थे और उसी दौरान इन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी बिलासपुर
में रह के। ओके, कैदी और कोकिला नामक कविता इन्होंने जबलपुर जेल में लिखी थी। ये भी क्वेश्चन आएगा, कैदी और कोकिला कब लिखी थी इन्होंने, तो जबलपुर के जेल में लिखी थी कैदी और कोकिला। तो आप ऐसे याद करिए कि जबलपुर में कोकिला, जबलपुर की कोकिला, ठीक है, जबलपुर की कोकिला, कैदी कोकिला, ठीक है। तो पुष्प की अभिलाषा, कंफ्यूजन होता है, इंसान पढ़ता है पर उनको भूल जाता है, तो ऐसे ट्रिक बनाइए कि जबलपुर की कोकिला, है ना, तो कैदी कोकिला, जबलपुर की जेल में इन्होंने कैदी कोकिला लिखा था। पुष्प की अभिलाषा जो है तो ये बिलासपुर की जेल में 1930 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1930 में। इसका विषय आज़ादी के लिए जेल में बंद संघर्षरत सेनानियों के संघर्ष की अभिव्यक्ति कोयल के माध्यम से की है। कैदी कोकिला में क्या है कि जो आज़ादी के जेल के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जेल में बंद संघर्षरत जो सेनानी हैं, उनके संघर्ष की अभिव्यक्ति कोयल के माध्यम से की है। किस प्रकार कोयल वहाँ, कोयल के माध्यम से जो वहाँ बंद हुए कैदी हैं उनको कोयल के माध्यम से करते हैं। बिजली काजर आँच रही है 1954 से 60 के बीच जो कविताओं का संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1980 में हुआ था। तो बिजली काजर आँच रही है का जो प्रकाशन है वो 1918 है, ठीक है, 1980 में बिजली काजर आँच रही है। ओके, पुरस्कार इनको दिए गए हिमकिरीटिनी के लिए, है ना, हिमकिरीटिनी के लिए, हिमकिरीटिनी, हिमकिरीटिनी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था 1946 को। 1946 में इन्होंने, देखिए, हिमकिरीटिनी लिखा, हिमतरंगिणी लिखा, ठीक है, ऐसे याद करिए। ये देखिए किरीटिनी, किरीटिनी ऊपर 43 में, तो जो सबसे पहले इनकी रचना है किरीटिनी, है ना, उसी को इनको साहित्य अकादमी क्या मिलता है, ज्ञानपीठ मिलता है कि साहित्य अकादमी मिलता है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान से याद रखिए कि क्या मिलता है, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी से बड़ा होता है ज्ञानपीठ। पहले साहित्य, किसी भी लेखक को, कवि को, जो भी हैं, उनको पहले ज्ञानपीठ मिलता है कि साहित्य अकादमी मिलता है, तो पहले साहित्य अकादमी मिलता है ना, उसके बाद 2-4 साल, 1 साल बाद भी, ऐसे नहीं है, तो उसको उसके बाद साहित्य अकादमी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो पहले साहित्य अकादमी दिया जाता है, फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। मेरे मन में क्वेश्चन रहता था कि ये जो जयशंकर प्रसाद हैं उनको काम आने के लिए क्यों नहीं मिला। फिर मुझे याद आया कि ये तो 1943 में, ये सब 1955 में शुरू होते हैं ना, जो भी 50 के बाद से ही जो पुरस्कार देने, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे। मैं बहुत, जब एमए में थी तब मैं सोचती थी कि जो ये निराला हैं और जयशंकर प्रसाद हैं, इन लोगों को क्यों नहीं मिला। फिर बाद में पता चला कि ध्यान आया कि उस टाइम पे ये पुरस्कार नहीं होते थे, बाद में ये पुरस्कार आए, ठीक है। तो साहित्य अकादमी मिलता है 1955 में, 1963 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया था खंडवा से। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रभा कहाँ से, प्रभा का संपादन कहाँ से होता था, तो खंडवा से। कर्मवीर का जबलपुर से, तो कर्म जबलपुर, कर्म किया कहाँ से, माखनलाल चतुर्वेदी ने तो जबलपुर में किया, ठीक है, कर्म किया जबलपुर में, और खंडवा में प्रभा, खंडवा से प्रभा, जबलपुर से कर्म। तो आप एक को याद रखेंगे, कर्म को जबलपुर से, तो खंडवा वाला याद रहेगा, प्रभा, ठीक है। इन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, है ना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन आंदोलनों में भाग लिया था, तो सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीनों में भाग लिया था। माखनलाल चतुर्वेदी की संपूर्ण रचनावली 10 खंडों में विभक्त है, मतलब प्रकाशित हुई, है ना। उनकी कुछ रचनाएं, अन्य रचनाएं जैसे साहित्य देवता, ये गद्य गीत है, तो साहित्य देवता क्या है, ये गद्य गीत है, ठीक है। कृष्णार्जुन क्या है, ये नाटक है, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक, इन्होंने नाटक भी लिखा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी ने नाटक लिखा है, निबंध लिखा है, गद्य लिखा है, पद्य लिखा है, क्या लिखा है, क्रम से लगाइए, या फिर इसमें कौन सा सही है कथन, है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
तो इन्होंने नाटक लिखा है, वनवासी इनकी कहानी संग्रह है, अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीर इरादे और गरीब, है ना, अमीर और गरीब दोनों को लेकर चलते हैं कौन, मैथिली माखनलाल चतुर्वेदी। फिर समय के पाँव संस्मरण है इनका, समय के पाँव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समय का पाँव, चिंतन की लाचारी ये भाषण है, रंगोली की बोली आदि। उन्होंने राष्ट्रीयता संबंधी काव्य के अलावा प्रेम, प्रकृति और अध्यात्म पर भी उन्होंने कविताएं लिखी। ओके, प्रेम, प्रकृति और अध्यात्म। कुछ रचनाएं रहस्यवादी प्रकृति की हैं, अध्यात्म में ज्ञान मार्गी के समान भावनाएं थी, है ना, तो ज्ञान मार्गी के समान। फिर आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, मध्य प्रदेश में इनका जन्म कहाँ होता है, आइए देखते हैं। इनका जन्म 13 मार्च 1914 में होता है ना, कहाँ होता है, 13 मार्च 1914 में इनका जन्म होता है। फिर ये इनका जो ग्राम कहाँ है, तो ग्राम खीरिया, जिला होशंगाबाद, है ना। तो 23 मार्च 1914 याद रखिए, 1940, ये 1914 को ग्राम खीरिया, जिला होशंगाबाद, है ना। तो होशंगाबाद में भी इनका जन्म होता है, किसका, भवानी प्रसाद का। बचपन में ही वर्धा आश्रम में गांधी जी के सभी सानिध्य में रहे, जिसके फलस्वरूप इनके ऊपर गांधी दर्शन का प्रभाव रहा। तो भवानी प्रसाद के ऊपर किसका प्रभाव रहा, है ना, भवानी प्रसाद के ऊपर किसका, तो गांधी जी का। 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होने के कारण कारावास भी भोगना पड़ा, ये भी जेल गए थे, है ना, ये भी जेल गए थे। सेवाग्राम से निकलने वाली पत्रिका महिला आश्रम, इनकी पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट, महिला आश्रम पत्रिका के अलावा इन्होंने कल्पना का भी संपादन किया। पत्रिकाओं को आप जरूर याद रखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, पत्रिकाएं जरूर आएंगी मध्य प्रदेश के साहित्यकारों जो भी हैं उनसे, है ना। तो कल्पना का भी इन्होंने संपादन किया, ये मासिक पत्रिका है। आकाशवाणी में भी इन्होंने नौकरी की भवानी प्रसाद ने। इनका जन्म है 1914। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, है ना। बुनी हुई रस्सी पर इनको साहित्य अकादमी मिला, बुनी हुई रस्सी पर इनको साहित्य अकादमी मिलता है, किसको, भवानी प्रसाद। भवानी बुनी हुई, ओके। फिर इनका निधन 1985 में होता है, 14 में आते हैं, 85 में जाते हैं। कब आते हैं, 1914 में, और 85 में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। 1914 याद रखिए, क्योंकि क्रम आएगा लगाने के लिए। फिर इनका जो कार्य क्षेत्र है वर्धा, मतलब इनका जन्म मध्य प्रदेश में होता है, और ये जो जो उनका कर्म क्षेत्र है वो महाराष्ट्र वर्धा में, है ना। भवानी प्रसाद गीत फरोश वगैरह इन्होंने लिखा, है ना। तो ये पुणे में भी लिखा। इनकी प्रमुख रचनाएं गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, है ना। गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी के लिए क्या मिला है, खुशबू के शिलालेख, आप लोग कमेंट करेंगे। व्यक्तिगत परिवर्तन, है ना, अनाम तुम आते हो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। गांधी जी जो है, मतलब प्रमुख जो है गांधी पंचसती, ये महाकाव्य है। ये कैसा काव्य है, गांधी पंचसती, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी पंचसती ये महाकाव्य है। कविता के अलावा इन्होंने श्रेष्ठ विचार पर निबंध भी लिखे हैं, मतलब ये कविता भी लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं, ठीक है। इनकी जो कविताओं में गांधीवाद, विचार परकता, व्यंग्यात्मक, प्रकृति चित्रण एवं व्यक्तित्व के विविध रूप दिखाते हैं। इन्होंने बोलचाल की भाषा आदि का प्रयोग किया है। उनकी काव्य भाषा में सादगी, प्रसन्नता, अनायास गुण समाहित हैं, ठीक है। गीत फरोश और सतपुड़ा के घने जंगल उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। गीत फरोश और सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा से घने जंगल से हर बार क्वेश्चन नेट में आया है, सेट में आया है, तो इस बार भी आएगा ही। भवानी जी की शैली सरल और एवं व्यंजक शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। भवानी जी की शैली कैसी है, सरल है। भवानी प्रसाद मिश्र की शैली सरल है, व्यंजना शक्ति है, प्रभावशाली है ना। वे कहीं रूढ़ियों में बंद नहीं रहे, वे कभी रूढ़ियों में बंद नहीं रहे।
उनकी कविताओं में आमूल नवीनता और नया सौंदर्य बोध दिखाई देता है। ठीक है, प्रतीक समर्थ और भाषा सरल है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये मध्य प्रदेश में कहाँ हुए? तो 8 दिसंबर 1997 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास भयाना नामक ग्राम में हुआ था, है ना। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जो हैं, इनका जन्म ग्वालियर के पास भयाना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और 29 अप्रैल 1960 में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, 1960। फिर आते हैं, इनके पिता का नाम जमुना प्रसाद मतलब जमुना दास था। ओके, जमुना दास था। तो इनका निधन जो इनके पिता ये 1800, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनका जन्म 1897 में होता है, 1900 लिखा हुआ है। ओके, तो ये 1800 है, 1897, 1800 मतलब ये माखनलाल चतुर्वेदी से छोटे थे। ओके, इनके पिता का नाम जमुना दास शर्मा था। पहली कविता इनकी जो है जीव ईश्वर वार्तालाप, पहली कविता है जीव ईश्वर वार्तालाप। 1960 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। पद्म भूषण किसको मिला है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन को। और 1952 में सांसद रहे। कौन सा मध्य प्रदेश का साहित्यकार सांसद था? है ना, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897। ओके, 1931 में प्रभा प्रताप के संपादन के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1931 में प्रभा प्रताप के रूप में इन्होंने कार्य किया, है ना। तो प्रभा प्रताप जो पत्रिका थी उसका संपादन कौन कौन से कवि करते हैं, है ना। तो आप एक ये भी लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि ऐसे आएगा कि प्रभा प्रताप के कौन कौन, फिर 4 लाइन दे देंगे, जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सारे मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को दे देंगे। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना है कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, विनोबा, स्तवन, उर्मिला, हम बिस्पाई जन्म की, क्यासी और प्राणार्पण। उनकी शिक्षा शाजापुर, उज्जैन और कानपुर में हुई, है ना। तो नवीन जी की शाजापुर, उज्जैन, कानपुर। नवीन जी को हिंदी के प्रगतिशील सांस्कृतिक एवं स्वच्छंदतावादी धारा के कवियों में गिना जाता है। नवीन जी की रचनाओं में प्रणय और राष्ट्र प्रेम दोनों भाव प्रभावी रहे। ठीक है, प्रणय और राष्ट्र प्रेम। ठीक है, उस टाइम के जो मध्य प्रदेश के सभी साहित्यकार थे, जब भारत में आंदोलन चल रहे थे, सब अपने कविताओं में राष्ट्र प्रेम को दिखाते हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी रचनाओं में उनकी निजी अनुभूति का गहरा प्रभाव पड़ा, है ना। किसकी निजी अनुभूति का गहरा प्रभाव पड़ा? तो नवीन जी का। उनके राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य का मुख्य स्वर अतीत की महिमा का गौरव गान था। उनकी राष्ट्रीय संस्कृति काव्य का मुख्य स्वर जो था अतीत के महिमा का गौरव गान था, है ना। अतीत की महिमा का गौरव गान था तथा तत्कालीन भारतीय समाज की रुग्ण अवस्था के प्रति व्यथा और आक्रोश तथा भविष्य को उज्जवल बनाने की कामना की है। नवीन जी राष्ट्रीयता, प्रणय और मस्ती के अलावा आध्यात्मिक और विनय गीत, प्रकृति गीत और दार्शनिक गीत, क्या आध्यात्मिक, विनय गीत, प्रकृति, दार्शनिक एवं आत्मपरक गीत भी लिखे। इनकी कविताओं में क्रांति का आह्वान है, जनजीवन में राष्ट्रीयता के लिए उद्बोधन, अध्यात्म, आशावाद सहज प्राप्त हुआ। बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, ये संविधान सभा के सदस्य रहे तथा लोकसभा, राज्यसभा के भी सदस्य रहे। कौन? बालकृष्ण शर्मा नवीन मध्य प्रदेश के ऐसे साहित्यकार हैं जो संविधान सभा के सदस्य रहे। गजानन माधव मुक्तिबोध मध्य प्रदेश के, इनका जन्म 14 नवंबर 1917 को होता है ना। 14 नवंबर 1917 को होता है।
मुक्तिबोध ये सीहोर पर कला में हुआ। सीहोर के कला में इनका मतलब ये सीहोर मध्य प्रदेश के सीहोर में किसका जन्म होता है तो मुक्तिबोध का। उनकी जो मृत्यु होती है 11 दिसंबर 1964 को हुई। साम्यवादी विचारधारा को स्वीकार करने वाले मुक्तिबोध की ख्याति प्रगतिवादी कवियों के रूप में भी और प्रयोगवाद के रूप में भी की जाती है मुक्तिबोध। ठीक है, इन्होंने उज्जैन में स्कूली शिक्षा स्नातक इंदौर में, इनकी जो स्कूल की शिक्षा थी वो उज्जैन में किया। सीहोर में जन्म होता है, उज्जैन में स्कूल में पढ़ते हैं और स्नातक इंदौर में किया। समाचार पत्र पत्रिकाओं में समता जबलपुर को सेवाएं दी। समता इनका पत्र था, किनका, मुक्तिबोध का। अपने कभी पत्रकार, कभी समीक्षक, ये पत्रकार भी थे, समीक्षक थे, कथाकार, अध्यापक, है ना, सभी रूपों में इनको सम्मान मिला। इनकी जो रचनाएं इस प्रकार हैं कि चांद का मुख टेढ़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको पता होगा, चांद का मुख टेढ़ा, नए निबंध, भूरी भूरी खाक, एक साहित्य की डायरी जो नेट के सिलेबस में लगी, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का मायने पुनर्विचार। बहुत इम्पोर्टेंट है सारे, आप एक बार देख लेना। फिर भारत इतिहास, इन्होंने अपनी जो कविता में व्यक्ति के आदर्शवादी एवं सुविधावाद होंगी स्वार्थी दोनों अंतर्मन के द्वंद्वों को स्वतंत्रता के बाद उपदेश, है ना, शोषण तंत्र की गहराई से उभारा है। क्या किया उन्होंने अपनी कविता में, व्यक्ति के आदर्शवादी एवं सुविधाभोगी होने पर स्वार्थी दोनों, जो व्यक्ति है वो आदर्शवादी है ना, अब सुविधावादी दोनों, सुविधावादी होंगे स्वार्थी दोनों अंतर्मन की द्वंद्वों के, है ना, द्वंद्वों को स्वतंत्रता के बाद उपदेश शोषण गहराई से उभारा है। इन्होंने मध्यवर्गीय जीवन और उनके मानसिक द्वंद्वों को, है ना, अपना काव्य विषय बनाया। कौन, मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस, इनका याद कीजिए। व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश को निरंतर अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है ना। प्रथम तार सप्तक, मतलब ये प्रथम तार सप्तक के कवि थे। कौन, मुक्तिबोध। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन आप लोग कमेंट करेंगे। उनकी फैंटेसी शैली और उनके सादृश्य विधान मौलिक हैं। फैंटेसी के लंबे चौड़े ताने वाने के कारण उनकी कविताएं कहीं कहीं ध्रुव भी हो जाती हैं। जटिल मानवीय संवेदना को उभारने की पूरी तरह समर्थ है। कौन, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध विद्रोही काव्य परंपरा के क्रांतिकारी कवियों के साथ श्रेष्ठ समालोचक भी थे। कौन थे, मुक्तिबोध विद्रोही काव्य परंपरा के क्रांतिकारी कवियों के साथ श्रेष्ठ समालोचक भी थे। उनकी रचनाओं में सर्वत्र बौद्धिकता, विचारशीलता, मानवता और विद्रोह की चेतना देखने को मिलती है ना। नामवर सिंह के अनुसार नई कविता में मुक्तिबोध की वह जगह है जहाँ जो छायावाद में निराला की है। नामवर सिंह ऐसा कहते हैं कि मुक्तिबोध की नई कविता में वह जगह है जो मुक्तिबोध की जगह वह है जो छायावाद में निराला जी की है। मुक्तिबोध में फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा। मुक्तिबोध की कविताओं में मार्क्सवाद विचारधारा का प्रभाव मिलता है। किसके, मार्क्सवाद का, मुक्तिबोध की जो कविता है मार्क्सवाद की विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा मरणोपरांत प्रकाशित हुए। तो मुक्तिबोध की ऐसी कौन सी रचना है जो उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई थी? चांद का मुंह टेढ़ा 1964, इसका संकलन श्रीकांत वर्मा जी ने किया था। ओके। सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना, इनका जन्म 1904 इलाहाबाद में हुआ। बचपन से ही इनका रुझान साहित्य के प्रति रहा है। ठीक है, 1904 आप याद रखें, कहीं कहीं 5 भी मिलेगा। खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ इनका विवाह हुआ था, तो इनके पति का नाम था लक्ष्मण सिंह। गांधी जी के आंदोलन के प्रभाव से आपने राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी, है ना। किसका प्रभाव था इनके ऊपर? गांधी जी का। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के जितने भी साहित्यकार हैं सबके ऊपर गांधी जी का प्रभाव था। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल की यात्राएं भी की सुभद्रा जी ने। ठीक है। मध्य प्रदेश असेंबली की सदस्य भी रही
नहीं, इनको 2 बार सेक्सेरिया पुरस्कार भी मिला है ना, 2 बार सेक्सेरिया पुरस्कार। ये सेक्सेरिया पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। 1948 में बसंत पंचमी को सड़क दुर्घटना में सिवनी में इनका दुखद निधन हो गया। ऐसी कौन सी महिला लेखिका है जिनकी सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सिवनी में। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था। पिता का नाम रामनाथ सिंह था। तो देखिए, राम पिता का नाम था और पति का नाम लक्ष्मण था। ऐसे याद करिए कि जो सुभद्रा है, सुभद्रा जी के जो पिता हैं वो राम हैं और जो लक्ष्मण है वो पति हैं, है ना। तो रामनाथ सिंह पिता हैं, लक्ष्मण सिंह जो हैं वो पति हैं। ठीक, इनकी कुछ रचनाएं हैं। मुकुल, त्रिधारा, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी, झांसी की रानी, सभा का खेल, राखी की चुनौती, बचपन, है ना। इनकी कुछ रचनाएं हैं। फिर आगे चलते हैं। झांसी की रानी की किस धारा में संकलित, मतलब इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं स्वदेश, और भी कविताएं स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत, बहुत इंपॉर्टेंट है, झंडे की इज्जत, झांसी की रानी, कदम का पेड़, सभा का खेल, स्वदेश का प्रेम, है ना। इनको मुकुल के लिए 1931 में और बिखरे मोती के लिए 32 में सेक्सेरिया पुरस्कार मिला। सेक्सेरिया पुरस्कार जो है वो 1931 में शुरू हुआ, ठीक है, और सबसे पहली बार इन्हीं को मिला था मुकुल के लिए, है ना। मुकुल के लिए सेक्सेरिया मिला और बिखरे मोती 1932, है ना। सेक्सेरिया पुरस्कार की शुरुआत 1931 में होती है। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।